हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में अवस्थित है। फेमस बंदरगाह से रिलेटेड कई प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जिस प्रकार त्रिकोमाली, कोलंबो, हम्बनटोटा ये किस देश में अवस्थित है? तो श्रीलंका में। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? तो ईरान में। कराची, ग्वादर, कासिम बंदरगाह कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? तो म्यांमार में। सवांग बंदरगाह कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए विस्थापन पर, ऑप्शन बी वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, ऑप्शन बी बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, ऑप्शन डी लगाए गए बल पर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा? बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा और बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट है कि कार्य, बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल है। इसका गणितीय सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस। वर्क, फोर्स, डिस्प्लेस विस्थापन को सूचित करते हैं एस से। पॉइंट है कार्य शून्य होता है अगर बल शून्य होगा, यानी उसमें बल नहीं लगाया गया होगा। विस्थापन शून्य होगा, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया होगा। बल एवं विस्थापन लंबवत होगा, तो हम कहेंगे कि कार्य शून्य है। अगला सवाल है कि प्रियद्वीपीय भारत के शिखरे के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रमानुसार कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रियद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन ऊंचाई के अवरोही क्रम में है। मनाई मूडी, डोडो बेटिये, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। मनाई मूडी प्रियद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जिंदागढ़ा है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को अंकित करता है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को अंकित करता है। 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियों का विवरण है। इस अनुसूची में कुल 18 विषय हैं, जिस पर नगर पालिका कानून बना सकती है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियों का उल्लेख है। इसमें 29 विषय शामिल हैं। 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था। जाति आधारित सर्वे कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश जाति आधारित सर्वे कराने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। जाति आधारित सर्वे कराने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अधीन देश में जनगणना कार्य किया जाता है। हाल ही में चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 162, ऑप्शन बी अनुच्छेद 262, ऑप्शन सी अनुच्छेद 362, ऑप्शन डी अनुच्छेद 382। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 362 देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार से संबंधित था। अनुच्छेद 362 के प्रावधानों को 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा निश्चित
समाप्त किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। युद्धों का कालानुक्रमिक क्रम सही है पानीपत, हल्दी घाटी, प्लासी एवं बक्सर। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, रामकृष्ण परमहंस ने। ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कोलकाता के समीप बारानगर में की गई थी। तत्पश्चात वेल्लोर, कोलकाता में मिशन को स्थानांतरित किया गया। मिशन का अद्वितीय मठ अल्मोड़ा के पास मायावती में स्थापित किया गया। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। इन्होंने राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि पुस्तकों की रचना की है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेल्लोर मठ की स्थापना 1887 में किया गया। इन्होंने शिकागो धर्म संसद 1893 और पेरिस धर्म संसद 1900 ईस्वी में भाग लिए थे। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिसे हाल ही में जनवरी 2024 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए, रूमा पाल। ऑप्शन बी, अन्ना चंडी। ऑप्शन सी, फातिमा बीवी। ऑप्शन डी, लीला सेठ। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी है, जिसे हाल ही में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। न्यायमूर्ति फातिमा एम बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस नीला सेठ बनी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में है। न्यायमूर्ति नीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। देश की प्रथम महिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी केरल राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के महिला एकल में किसने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? ऑप्शन ए, झैंग किनवेन ने। ऑप्शन बी, डेलियन मेदवेदेव ने। ऑप्शन सी, आर्याना सबालेंका ने। ऑप्शन डी, जैनिक सीनर ने। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की महिला एकल में आर्याना सबालेंका ने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। चीप की झांग चिनवेंग को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला सिंगल्स का खिताब आर्याना सबालेंका ने अपने नाम किया है, जो कि बेलारूस की है। यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष सिंगल में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने रूस के डेनियन मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना। ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन सी, डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन डी, मैथ्यू एबडेन। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रेट स्लैम जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बने हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता है। 43 साल की उम्र में बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। ली एंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के साथ
रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले रोहन बोपन्ना चौथे भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी 31 नवंबर 1920 एन एम जोशी। ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1920 बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1920 महात्मा गांधी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापक एम एन जोशी थे। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र द्वारा प्रतापगढ़ में की गई थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती तथा ए जी रंगा द्वारा किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने के दिन 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। हाल ही में किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया? ऑप्शन ए न्यूरालिंक। ऑप्शन बी स्टारलिंक। ऑप्शन सी स्पेस एक्स। ऑप्शन डी टेलीपैथी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक के सह स्थापक एलन मस्क ने पहली बार किसी इंसान में वायरलेस ब्रेन चिप लगाने की बात करी है। एलन मस्क ने पहली बार न्यूरालिंक एलन एलन मस्क एलन मस्क ने पहली बार न्यूरालिंक उत्पाद का नाम टेलीपैथी रखा था। एलन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट उपग्रह नेटवर्क का नाम है, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए भारत ने। ऑप्शन बी कैमरून ने। ऑप्शन सी घाना ने। ऑप्शन डी नाइजीरिया ने। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जनवरी 2024 में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम कैमरून देश ने प्रारंभ किया है। कैमरून देश की राजधानी आउंडे और मुद्रा CFA फ्रैंक है। कैमरून देश अफ्रीका महाद्वीप में है। मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम मॉसविवरिस है। भारत में मलेरिया के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली दवा क्विनिन सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन बी शिक्षा में सुधार के लिए। ऑप्शन सी सैन्य क्षमता के मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन डी भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 8 नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया, समय से 2 वर्ष पूर्व। जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। साइमन आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, अतः भारतीयों ने इस आयोग का बहिष्कार एवं विरोध किया था। जॉन साइमन ब्रिटेन के उदारवादी दल के नेता था, जबकि इस आयोग के एक सदस्य क्लेमेंट इटली श्रमिक दल का नेता था। साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बॉम्बे में पहुंचा था। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52। ऑप्शन बी अनुच्छेद 53। ऑप्शन सी अनुच्छेद 54। ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है।
अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की प्रणाली शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचन मंडल के सदस्य करेंगे, जिसमें संसद के दोनों सांसदों के निर्वाचित सदस्य राज्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसमें केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है। यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए पूर्ववत ही रहेगी, ऑप्शन बी घटकर आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी अनंत हो जाएगी, ऑप्शन डी बढ़कर दुगनी हो जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दुगनी हो जाती है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़कर दुगनी हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2 गुना फोकस दूरी। गोलीय दर्पण में 2 वक्रता त्रिज्या होती है, एक होती है C1, एक होता है C2। फोकस भी 2 होता है, F1 और F2। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1952। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना 1958 में हुई थी। हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के लिए विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो दक्षिण एशिया में भाषाओं को समर्पित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद ने 17 नवंबर 1958 से प्रभावी रूप से काम करना शुरू कर दिया था। 1972 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज कर दिया गया। वर्ष 1906 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज का नाम बदलकर अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी, ऑप्शन डी व्यास। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्राह्मणी नदी पंजाब में नहीं बहती। ब्राह्मणी नदी का निर्माण राउरकेला के पास संख और दक्षिण कोयल नदी के मिलने से होता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थान लाहुल बारालाचा के दर्रे के दोनों ओर स्थित है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदी के मिलने पर चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती भाग से निकलती है। व्यास नदी हिमाचल में स्थित रोहतांग दर्रे में लगभग 4068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यास कुंड से निकलती है। अगला सवाल है ऐतिहासिक स्थान चौड़ा चौड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐतिहासिक स्थान चौड़ा चौड़ी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चौड़ा चौड़ी कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौड़ा चौड़ी पुलिस स्टेशन पर घटित हुआ था। चौड़ा चौड़ी नामक स्थान पर लोगों द्वारा शांत जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसके कारण प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। प्रदर्शनकारी द्वारा 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार सहित थाने में बंद कर आग लगा दी गई। हिंसक भीड़ के नेतृत्व एवं भूतपूर्व सैनिक किसान भगवान दास अहीर कर रहा था। महात्मा गांधी चौड़ा चौड़ी घटना से दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के स्थान के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा यंग इंडिया में प्रकाशित लेखकों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 18 मार्च 1922 ईस्वी में फैसला दिया गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोगों का समूह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्लेग, लिप्रोसी, डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोगों का समूह है।
मनुष्य में जीवाणुजन्य रोग ऐसे कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो मनुष्य में बीमारियां पैदा करते हैं। आप वीडियो रोक करके इसे लिख लीजिएगा। हैजा रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, फ्लेग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, सोजाक किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ये आप लिख लीजिएगा। अगला सवाल है कि डुगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी दमन और दीव, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी लद्दाख। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डुगोंग। अंडमान और निकोबार भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है। डुगोंग एक लोकप्रिय समुद्री स्तनधारी पशु है जिसे सी काट के नाम से भी जाना जाता है। ये पशु शाकाहारी है। यह मुख्य रूप से समुद्री घास और अन्य जलीय वनस्पति पर निर्भर रहता है। अंडमानी कबूतर अंडमान और निकोबार के राजकीय पक्षी है। अंडमानी पडुक राजकीय वृक्ष है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला सवाल है कि हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है। ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, ऑप्शन बी महानदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी चंबल नदी पर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर है। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध ओडिशा में स्थित हीराकुंड बांध है जो कि सबलपुर जिला में है। इसकी लंबाई 4,800 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ लागन बांध है, पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। भारत का सबसे पुराना बांध कावेरी नदी पर बना एक तमिलनाडु का कलनई बांध है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार एवं आधुनिक भारत का मनु आदि नामों से जाना जाता है। संविधान सभा के संचालक समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी पानीपत में, ऑप्शन डी पटना में। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना साहिब में वर्ष 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के लिए 5 ककार हैं: केस, गंधा, कृपाल, कंच, कड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने ही अनिवार्य किया है। इनके द्वारा कृष्णावतार तथा जफरनामा की रचना की गई। अगला सवाल है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को 17-20 जनवरी 2024 तक कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी फरीदाबाद में, ऑप्शन सी नोएडा में, ऑप्शन डी बेंगलोर में। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को 17-20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद में आयोजित किया गया। वर्तमान 9वां संस्करण का विषय अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण सार्वजनिक आउटरीच है। भारत में हर साल 12 से 18 अगस्त को भारत के अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में उद्योगपति जमशेद जी नूसरवान जी टाटा, मैसूर शाही परिवार और भारत सरकार के बीच
दूरदेशी साझेदारी के साथ हुई थी। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार के अवसर पर हर साल भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे सुगम्य भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया। सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 2002 में, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2003 में, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 2004 में, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2005 में। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि फरवरी 2024 के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? ऑप्शन ए क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन बी विक्टर ग्लोवर, ऑप्शन सी ओलेंग कोनोलेंको, ऑप्शन डी रायना बर्नावी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्पेस में अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेंग कोनोनेंको के नाम दर्ज है। रूस के कोस्मोनोट यानी अंतरिक्ष यात्री योलेंग कोनोनेंको ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। ओलेंग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा 878 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस के अनुसार ओलेंग कोनोनेंको ने रूस के ही गेंडी फलंका द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गेंडी फलंका ने 5 अंतरिक्ष मिशनों के दौरान स्पेस में 878 दिन, 11 घंटे, 29 मिनट और 48 सेकेंड का समय बिताया था।